हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सम्राट। वेलकम टू माय अनदर वीडियो इज ऑन यूट्यूब, जिसका टॉपिक जो आज का है वो है सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो उन्हें कहते हैं जो ऑर्गेनल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। जैसे हमारे माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी एपेटस हो गया, ये सारे हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले हमने अगले लेक्चर में बात किया सेल के बारे में। अगर आपने सेल के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दी गई है, उस पर आप क्लिक करके जाके उसको पहले पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर, जो सेल हमारा सेल स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहली लेयर जो आती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है। जैसे हमारी बॉडी है, इसकी सबसे पहली लेयर क्या है, स्किन होती है ना। ऐसे उस सेल में जो सबसे पहली लेयर होती है, बाहरी लेयर होती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे कहा जाता है। ये कैसी होती है नेचर की, ये डाइफॉस्फेलिपिड लेयर की होती हैं, प्लस ये सेमी परमेबल होती हैं। सेमी परमेबल मतलब क्या होता है, ऐसी लेयर जिससे आदान प्रदान हो सके। जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट या फिर फूड मटेरियल बाहर जाना है या फिर अंदर आना है बाहर से, तो वो लेयर के थ्रू क्रॉस हो सके, उसे हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमेबल लेयर करते हैं। अब चलिए उसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, फिर फिगर से उसको समझेंगे। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ होती है सेल की। जैसे ये हमारी सेल है, इसकी जो बाहरी लेयर है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी का ये जूम करके थोड़ा पार्ट यहाँ पे आपको दिखाया गया है कैसे क्या होता है इसमें। तो आप देखिए सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। जैसे कि हमने बताया था, इसमें जो शुगर मालिक्यूल है वो एम्बेडेड रहते हैं, धसे होते होते। जैसे कार्बोहाइड्रेट के जो मालिक्यूल हैं इसी में ये यहाँ पे धसे होते हैं। इसकी दो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। ये लिपिड की बाई लेयर ये यहाँ पे दिख रही होगी आपको। प्लस इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम हेड पार्ट कहते हैं और नीचे वाले को टेल पार्ट कहते हैं। जो हेड पार्ट होता है इसका वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में क्या अंतर है? जो हाइड्रोफिलिक होता है उसे हम वाटर लविंग कहते हैं, वो वाटर से अच्छे से तालमेल बना के रह सकता है। और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर लविंग नहीं होता है। यही दोनों चीजें होती हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में। फिर से बता दूं कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, वाटर लविंग होता है। और जो इसके लेयर के नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक लेयर। थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा दे, ये देख सकते हैं यहाँ पे उसी का जूम करके दिखाया गया। ऊपर वाले को हेड पार्ट कहते हैं, नीचे वालों को टेल पार्ट कहते हैं। ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर जैसे आपको दिख रहा होगा, दो लेयर बनी है, एक ऊपर के टाइप में, एक नीचे के टाइप में। ठीक है, तो इसको हेड पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक और टेल वाले को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वाला जो है वो वाटर के कांटेक्ट में रहता है, इसलिए उसको हाइड्रोफिलिक, वो वाटर से लविंग करता है, लविंग नेचर में रहता है। और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है। थोड़ा हम डिफिनेशन से पढ़ेंगे। आउटर लेयर ऑफ द सेल मेड अप डाई लेयर फॉस्फोलिपिड एंड शुगर मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन इट। ऊपर की जो लेयर होती है वो डाई लेयर फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, मतलब दो लेयर फास्फोर की और लिपिड की बनी हुई होती है, और शुगर मॉलिक्यूल उसमें धसे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ऐसे शुगर मॉलिक्यूल जो है धसे रहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो इट प्रोटेक्ट द सेल। भाई बाहरी लेयर है तो क्या करेगी? हमारे सेल को प्रोटेक्ट करेगी। जैसे हमारी बॉडी है, उसमें स्किन का क्या काम है? स्किन का काम है प्रोटेक्शन करना। ऊपर की लेयर है तो यही होगा कि अंदर के ऑर्गन, अंदर के जो हैं उसको प्रोटेक्ट करना। तो ऐसे सेम वर्क सेल मेम्ब्रेन का भी होता है, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल हैं उसको प्रोटेक्ट करे। दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करती हैं, क्योंकि जब कोई भी सेल की चीजें अंदर जाती हैं, जैसे उसका न्यूट्रिएंट फूड हुआ, वो अंदर जाना है या फिर अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है, वो इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते रहता है, इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते रहता है। तो तीसरा क्या है? टू बाइंड द सेल ऑर्गेनल्स। जो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे ये हमारी सेल है, इसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी एपेटस है, उसको बाइंड अप करके रखती है कि वो अपने प्लेस पे ही रहें, इधर उधर ना जाएं। उसको बाइंड अप करके भी रखती है ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज भी बनाती हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन आपको
समझ में आ गया होगा और उसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? जो सेल का सेंटर होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे ये हमारी सेल है, इसमें जो सेल का सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जैसे उसका ग्रोथ हुआ और मेटाबॉलिज्म। तो सेल की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस सेल की आर एक्टिविटीज को, उसको रेगुलेट भी करता है। ठीक है। दूसरा क्या करता है? कैरी द जीन स्ट्रक्चर दैट कंटेन द हेरेडिटरी इन्फॉर्मेशन। जीन और स्ट्रक्चर भी कंटेन करता है जिसमें हेरेडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हमारे डीएनए, आरएनए, ये सारे होते हैं। जीन क्या होती है? जीन को हम कहते हैं यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की यूनिट होती है जिसमें हमारी हेरेडिटरी मतलब जो हमारी आनुवंशिकता है, हमारी जो डीएनए है, आरएनए है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियस का यही काम होता है और ये हेल्प करते हैं सेल को डिवाइड होने में, इक्वली डिवाइड होने में, दो ही सेल को। इसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स को सबसे पहले तो कहा जाता है सुसाइड बैक ऑफ सेल। सुसाइड बैक ऑफ सेल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सेल के इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो चलिए देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड dense granulous structure containing hydrolytic enzyme responsible mainly for intracellular and extracellular digestion। ये अपने अंदर एक तरह की विशेष तरह की एंजाइम रखती हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। वो क्या करती हैं? वो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए हेल्प करती है। जैसे सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर जो सेल होती हैं उन सेल को डाइजेस्ट करने में इनका मेन रोल होता है, उसमें हेल्प भी करती हैं। लाइसोसोम्स वर्ड है, 2 वर्ड से मिला है। एक लाइसिस जिसका मीनिंग होता है ब्रेक डाउन और सोमा मीन्स होता है बॉडी। तो जो बॉडी को ब्रेक डाउन करती हैं, सेल की बॉडी को, उसे हम कहते हैं लाइसोसोम। इट इज इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर एंड इंट्रासेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ द सब्सटेंस। ये एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है जिसका जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंटर और एक्स्ट्रा सेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, सेल के अंदर के सब्सटेंसेस और बाहर के भी सब्सटेंसेस को ब्रेकडाउन करने के लिए। कॉमनली फाउंड इन एनिमल सेल, या ज़्यादातर जानवरों एनिमल सेल में पाया जाता है। अदर सम प्लांट में भी पाया जाता है जो कि ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फंजाई ग्रुप से जो प्लांट बिलोंग करते हैं, सप्रोफाइट फंजाई, उसमें भी ये पाया जाता है। लाइसोसोम अगर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है। इन एनिमल फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल सेल एक्सपेक्ट इन आरबीसी। एनिमल में मतलब जानवरों में, हम मनुष्यों में ये आरबीसी को छोड़ के बाकी सब सेलों में पाया जाता है लाइसोसोम। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोकॉन्ड्रिया की। तो जो हमारी माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है उसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसे हम पावर हाउस कहते हैं। जैसे जो हमारा पावर हाउस होता है जिससे लाइट आती है, बिजली आती है, तो वो क्या पावर हाउस क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसमें ऊर्जा रहती है, विद्युतीय ऊर्जा, तो ऊर्जा को स्टोर करता है वही पावर हाउस। तो ऐसे इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये हमारी सेल की ऊर्जा को या फिर जो हमारे शरीर है उसकी एनर्जी को ये रखता है, इकट्ठा करके रखता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यहाँ पे हमारी एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस द एनर्जी नेसेसरी टू द सेल सर्वाइवल एंड फंक्शन। ये हमारी सेल के लिए एनर्जी रिलीज करता है जिससे हमारी सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें और सर्वाइव कर सकें। थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन माइक्रोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू एन एनर्जी मॉलिक्यूल नोन एज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। एक सीरीज केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम कर्व साइकिल भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है? जो हमारे केमिकल होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज और वो सिंपल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं जिसका नाम होता है एटीपी, जिसको हम कहते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, व्हिच इज यूज्ड एज फ्यूल और ये अदर सेलुलर प्रोसेस, जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं दूसरे सेलुलर प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है। इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं? इसमें जो होता है कर्व साइकिल ऑकर्स होती है। कर्व साइकिल क्या होती है? जैसे बताया कि इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो टूट टूट के एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, उस एक कर्व साइकिल में होता है। साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? जब कोई भी रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है तो उसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। फैटी एसिड का सिंथेसिस भी यही होता है। स्टोरेज एनर्जी, जैसे कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है तो इसको स्टोर एनर्जी भी स्टोर करता है, प्लस ये हीट प्रोडक्शन करता है। जैसे कोल्ड का डे आ जाता है, अगर ठंडी वंडी हो जाती है तो जो ब्लड में हीट जनरेट करता है वो इसी का काम होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है।
इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। तो दूसरा ऑर्गेनल्स जो हमारा है वो है न्यूक्लियस, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका क्या काम होता है? सबसे पहले तो आप थोड़ा फिगर में देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये दो टाइप के होते हैं। पहला ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो आप देख सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है रफ वाला, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये, इस पे आप देख सकते हैं राइबोसोम अटैच है। ये राइबोसोम, ये राइबोसोम, ये छोटे छोटे गोले गोले टाइप के बने हैं ना, ये राइबोसोम इस पे अटैच होते हैं रफ वाले इस पे। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे नहीं अटैच होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये दो टाइप के होते हैं। द टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and their main function is produce protein in the cell and ribosomes are attached to their surface। जो रफ वाले होते हैं इनका मेन काम यही होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करें, प्रोटीन को बनाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो होता है राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन को बनाने में इनकी मदद करते हैं। और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका क्या काम होता है? इनका यही काम होता है कि ये प्रोड्यूस करें लिपिड को एंड डिटॉक्सिफाई टॉक्सिन इन द बॉडी, इन द लीवर एंड द किडनी। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जैसे हमारे लीवर में, किडनी में, उसको डिटॉक्सिफाई में कन्वर्ट कर दे, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। इसका काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके बाद हम करते हैं बात गोल्गी अपरेटर्स की। तो गोल्गी अपरेटर्स क्या होता है? ये इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट आरबीसी। तो ये रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के सब में प्रेजेंट होते हैं। ईच गोल्गी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ 5-8 मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द सिस्टर्नी। सभी गोल्गी अपरेटस में 5-6 ठो सेक पाए जाते हैं, सेक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो ये खाली खाली जगह है ना सेक लाइक, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, इसका जो मेजर फंक्शन होता है गोल्गी अपरेटस का वो यही होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां से प्रोटीन को लें, पैक करें और डिलीवर करें जहां पे प्रोटीन की जरूरत है। यही मेन काम होता है। इसको एक बार थोड़ा टॉपिक से पढ़ते हैं। तो इट्स मेन फंक्शन इज द पैकिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। इसका मेन काम यही होता है कि प्रोटीन है उसको पैक करें और उसका सिक्रेशन करें। इट रिसीव प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को लेती हैं। इट पैक इनटू द मेम्ब्रेन बाउंड व्हीकल व्हिच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस डेस्टिनेशन। उसको क्या करते हैं? ये पैक करते हैं अपने मेम्ब्रेन बाउंड वेसल की तरह होते हैं, उसको वेसल के रूप में यूज करते हैं, वहीं पे पैक करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं अलग अलग डेस्टिनेशन पे। ठीक है, सच है जैसे कि लाइसोसोम में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सिक्रेशन में। दे आल्सो टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड अदर फॉर्मेशन। ये लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में और अदर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स को ट्रांसफर करने में भी ये हेल्प करती हैं गोल्गी अपरेटर्स। इसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म एंड साइटोल्स की। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो हमारे सेल होता है उसी में जो लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड एंड ऑर्गेनल्स दैट आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर और सेल के अंदर, सेल की जो लाइनिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर और न्यूक्लियस के बीच का जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। द लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। और साइटोसोल में क्या होता है? साइटोसोल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो हैं वो होते हैं।